गॉडजिला और खोंग ने आखिरकार बहुत सारे मुक्के, दहाड़, काटने और परमाणु सांसों के साथ अपने मतभेदों को सुलझा लिया। और ये बस एक धमाका था। लेकिन सभी अराजकता के बीच कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपने मिस कर दी होंगी। आज का वीडियो गॉडजिला बनाम खोंग के अंत के बारे में है और ये अभी भी बढ़ते हुए मॉन्स्टरवर्स में दो अल्फा टाइटन्स को कहां छोड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। जाहिर है मुझे स्पॉइलर के बारे में चेतावनी देनी होगी, तो अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो आप क्या कर रहे हैं? छिपकली, कुल्हाड़ी लिए बंदर और विशालकाय रोबोट को एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े करते हुए देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? लेकिन मुझे यकीन है कि आप सभी ने इसे अब तक देख लिया होगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक है। तो उस महाकाव्य समापन तक क्या हुआ? खैर, इसके दो बड़े कारक हैं, होलो अर्थ और सर्वोच्च साइबरनेटिक्स। चलिए होलो अर्थ से शुरू करते हैं। यह अवधारणा एक सिद्धांत रही है, विशेष रूप से मॉन्स्टरवर्स में शुरुआत से ही, और मूल रूप से यह बताती है कि पृथ्वी की सतह के नीचे एक पूरी दूसरी दुनिया है और यहीं से ज्यादातर टाइटन्स आते हैं। यह भी बताता है कि गॉडजिला इतनी आसानी से बिना पकड़े कैसे इधर उधर घूम सकता है। बहुत से लोग वाकई इस खोखली धरती को खोजने में यकीन करते थे और इसे पाना चाहते थे, खासतौर पर डॉक्टर नाथन लिन, जिनके भाई की इस यात्रा पर मृत्यु हो गई थी और जिन्होंने खोखली धरती के बारे में एक किताब लिखी थी जिस पर कथित तौर पर हंसी उड़ाई गई थी। वाकई टाइटन्स लगभग रोजाना एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लोगों का कहना था कि हाँ, खोखली धरती का सिद्धांत विश्वास करने के लिए बहुत ही पागलपन भरा है। लेकिन नाथन को आखिरकार अपना मौका मिल ही गया। उसे एपेक्स साइबरनेटिक्स द्वारा एक विशेष जहाज और उनके टूर गाइड खोंग के साथ खोखली धरती पर एक अभियान पर जाने के लिए नियुक्त किया गया था। बेशक चीजें जरूरी नहीं कि योजना के अनुसार ही हों। हाँ, खोंग उन्हें वहां ले जाने और खोई हुई दुनिया के लिए विशेष अवरोध को तोड़ने में सक्षम है। वह क्या है? क्षमा करें, मैं कॉपीराइट के कारण इसे खोई हुई दुनिया नहीं कह सकता। धन्यवाद। जुरासिक पार्क। और जब वे खोखली धरती पर होते हैं तो हमें टाइटन्स के इतिहास का एक बहुत स्पष्ट विचार मिलता है। बहुत पहले विशालकाय वानरों ने खोखली धरती पर राज किया था, इतना कि प्राचीन सभ्यताओं ने उनके लिए विशाल मंदिर बनाए। लेकिन फिर वानरों और छिपकलियों के बीच युद्ध छिड़ गया और वानरों के पास ये विशेष कुल्हाड़ियां थीं जो छिपकलियों के अंगों से बनी हुई लगती थीं और उनकी परमाणु ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थीं। बहुत बढ़िया। लेकिन खोखली धरती पर जाने का पूरा उद्देश्य सिर्फ खोंग को लड़ने के लिए कुल्हाड़ी देना नहीं था। एपेक्स साइबरनेटिक्स वास्तव में वहां मौजूद कच्ची ऊर्जा का कुछ दोहन करना चाहता था ताकि वे अपनी खुद की रचना को शक्ति प्रदान कर सकें। मेचा गॉडजिला। यह सही है, एपेक्स उस जीवन से गया था, वे विशाल टाइटन्स से एकमात्र थे, इसलिए उन्होंने गिदोरा के सिर का उपयोग करके अपना खुद का एक बनाने का फैसला किया, किसी तरह खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए। तो सभी टुकड़े सेट होने के बाद यह चरमोत्कर्ष का समय था। एक बहुत ही अजीब बात हुई। सभी राक्षसों को एक साथ लाने के लिए गॉडजिला ने मेचा गॉडजिला की तलाश में हांगकांग पर हमला किया और जब वह पहुंचा तो उसने अपनी परमाणु सांस का उपयोग करके सीधे खोखले पृथ्वी के केंद्र में एक छेद ड्रिल किया जहां से खोंग उसे बाहर निकलने की अनुमति दे रहा था। क्या? वैसे भी वह छेद कितना गहरा था? जाहिर है मेचा गॉडजिला ने कुछ खराबी का अनुभव किया। इसका लक्ष्य रेन सिरिजावा को प्राप्त करना था, जो खेनवतनबे के इशिरो का बेटा था। सिरिजावा मूल रूप से किंग गिदोरा की खोपड़ी से मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके मेचा गॉडजिला को संचालित करता था। जरूर, लेकिन बेचारे रेन की मृत्यु उसके पिता की तुलना में कम वीरतापूर्ण थी। पूरे अनुभव ने रेन के दिमाग को जला दिया और मूल रूप से मेचा गॉडजिला को मुक्त होने और अपने दम पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने अंततः गॉडजिला और खोंग को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, यह खोंग के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नाथन अपने जहाज को डिफाइब्रिलेटर के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम था ताकि खोंग को एक जंप स्टार्ट दिया जा सके और अपने नए चमकदार कृत्यों का उपयोग करके मेचा गॉडजिला को खत्म करने में मदद मिल सके। अंत में गॉडजिला और खोंग ने एक सार्थक नजर साझा की और शायद दोस्तों के रूप में अलग हो गए। शायद नहीं, लेकिन चिंता न करें, उन्हें इस ग्रह को हमेशा के लिए साझा करने की जरूरत नहीं है। गॉडजिला सतह पर रहा जबकि खोंग खोखली धरती में रहने लगा। आप जानते हैं, हर कोई जीतता है सिवाय उन सभी लोगों के जो उस विशाल युद्ध में मारे गए। तो इन दो टाइटन्स के लिए आगे क्या होता है? खैर, मुझे आपके टाइटन प्रेम के बुलबुले को फोड़ना पसंद नहीं है, लेकिन शायद कुछ भी नहीं। फ्रेंचाइजी के पीछे का स्टूडियो थोड़ा सा चालाक रहा है अगर वे इस मॉन्स्टरवर्स को जारी रखने की योजना बनाते हैं, क्योंकि ये वास्तव में बॉक्स ऑफिस पर उतना दमदार नहीं है जितना उन्हें चाहिए। तो आगे क्या होने वाला है ये बताने के लिए कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी नहीं है।